हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना फिर से वही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स को। हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या कमियां थी। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला, तो उसमें कमियां क्या थी, उसके जो अंदर जो वो फॉल्स चीजें क्या थी, और इन कमियों को 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किस प्रकार दूर किया। इन कमियां जो थी उनको क्या करा 1781 के क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने किस प्रकार दूर किया था। शुरू करते हैं इस टॉपिक को क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसके पर्पस से, आपके 14 तारीख के जो पेपर लगा हुआ है आपका हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स का, उसके पर्पस से। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा उनका निवारण बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जहां पे हम लोग समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख कमियां क्या थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को मुख्य रूप से कानूनी के भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को समाप्त करने के लिए लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को क्या करा गया था, मेन जो मुख्य रूप था या जो मेन कारण था वो क्या था कि कंपनी का जो भ्रष्टाचार था, जो कुप्रशासन था, उसको समाप्त करने के लिए लाया गया था। लेकिन यह कई महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक कमियों से ग्रस्त था। लेकिन यह क्या था, कई महत्वपूर्ण जो थी कानूनी और जो एक प्रशासनिक कमियां थी उससे ग्रस्त था, जिन्हें तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जिन्हें क्या कहा जा सकता है, तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अस्पष्ट संबंध। क्या था, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अस्पष्ट संबंध का होना, यानी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स में। यह एक्ट कलकत्ता में, यह एक्ट क्या हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना करके न्यायपालिका को एक नया आयाम देता है। ये एक्ट क्या करता है, उसमें क्या हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना करके न्यायपालिका को एक नया आयाम देता है। लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र और गवर्नर जनरल काउंसिल कार्यपालिका के साथ इसके संबंध को लेकर गंभीर अस्पष्टताएं थी। अधिकार का क्षेत्र और टकराव देखें, क्लैश ऑफ जुडिक्शन। तो एक्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट को किंग सब्जेक्ट्स पर अधिकार क्षेत्र दिया। इस एक्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट को किंग सब्जेक्ट्स पर अधिकार क्षेत्र दिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि कौन किंग सब्जेक्ट्स है। क्या कंपनी की सेवा करने वाले भारतीय भी इसमें शामिल थे। कोर्ट ने अक्सर इसका व्यापक अर्थ लिया, जबकि कंपनी के अधिकारी इसका संकीर्ण अर्थ चाहते थे। कंपनी के कर्मचारियों का पर क्षेत्राधिकार क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध भी मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, कंपनी के राजस्व जो राजस्व अधिकारी थे या राजस्व जो अधिकारी थे, एक तरीके जो एम्प्लॉयज थे, ठीक है एम्प्लॉयज तो मतलब कि कर्मचारी होता है, अधिकारी थे एक तरीके से, ठीक है, गवर्नर्स थे जो भी, उनके विरुद्ध क्या हुआ, उनके विरुद्ध भी मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी थी, जो राजस्व संग्रह जैसे प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालते। जो क्या करते थे, राजस्व जो संग्रह था तो उस जैसे प्रशासनिक कार्यों में अगर बाधा डालते थे तो उनके खिलाफ भी कोर्ट में कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य भी अक्सर अपने आधिकारिक कार्यों के लिए कोर्ट के समन का सामना करते थे। ठीक है, सम्मन आता है उसका भी सामना उनको करना पड़ता था, चाहे वो गवर्नर जनरल हो या उसकी परिषद के सदस्य हो। कानूनी उदाहरण देखें इसका, तो पटना केस जो था 1777 से लेकर 1779 तक, इसमें एक भारतीय विधवा मुसम्मत शाहबाज बेगम और मुगल फौजदार के एक एजेंट के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। इसमें क्या हुआ, एक भारतीय विधवा थी मुसम्मत शाहबाज बेगम और मुगल फौजदार के एक एजेंट के था कि उसके बीच में क्या हुआ, संपत्ति को लेकर विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के अधिकारियों के निर्णय को पलटकर अपने अधिकार क्षेत्र पर का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, कंपनी के अधिकारियों के निर्णय को पलटकर क्या करा, अपने अधिकार क्षेत्र का दावा किया, जिससे कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच गंभीर टकराव हुआ। जिससे क्या हुआ, कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच गंभीर टकराव हुआ। कासिम बाजार केस था, वो क्या था, कौशिक केस, जिसे हम लोग कहते हैं 1779 और से लेकर 1780 तक था। तो महाराज नंदा कुमार की संपत्ति के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के राजस्व अधिकारियों के समन जारी किया और जब उन्होंने क्या करा, इनकार किया, तो कोर्ट ने बलपूर्वक वारंटी जारी की है। तो कोर्ट ने क्या करा, बलपूर्वक वारंट जारी किए
वारंट जारी की है। इसके जवाब में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने कोर्ट के अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इनके जवाब में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने कोर्ट के अधिकारियों का क्या करा, को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह स्पष्ट रूप से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सीधा टकराव था, जिसने प्रशासन को लगभग ठप कर दिया था। कानून का निर्धारण विच लॉ टू अप्लाई होगा, तो एक्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीयों के मामले में कौन सा कानून लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से अंग्रेजी कानून इंग्लिश कॉमन लॉ को लागू करने की कोशिश की, जो भारतीय रीति रिवाजों और सामाजिक धार्मिक प्रथाओं से पूरी तरह क्या था, अलग था। उन लोगों को ये नहीं पता था, इस एक्ट में यही कमी थी। इससे विशेष रूप से पारिवारिक उत्तराधिकार और धार्मिक मामलों में गंभीर अन्याय हुआ, क्योंकि भारतीय कानून हिंदी और मुस्लिम कानून को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था यहाँ पे। फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल की शक्ति में स्पष्टता दिखा दी गई। एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर कुछ हद तक नियंत्रण दिया, लेकिन यह नियंत्रण पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। काउंसिल का वर्चस्व कितना रहा कि गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों वाली एक परिषद की सहायता से कार्य करना था, जहां बहुमत का निर्णय ही अंतिम होता था। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और काउंसिल के सदस्यों विशेषकर फिलिप फ्रांसिस के बीच लगातार मतभेद थे, जिससे महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेने में अक्सर गतिरोध उत्पन्न होता था। काउंसिल के 3 सदस्य हेस्टिंग्स के विरुद्ध थे, जिससे हेस्टिंग्स को लगातार अल्पतम में रहना पड़ता था। जिससे क्या होता था, हेस्टिंग्स को लगातार अल्पतम में रहना पड़ता था। अन्य प्रेसिडेंसियों पर सीमित नियंत्रण कैसे देखेंगे कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को युद्ध या संधि से संबंधित मामलों को छोड़कर बंगाल की अनुमति के बिना कार्य करने की स्वतंत्रता थी। इससे युद्ध और विदेशी मामलों में समान नीति यानी यूनिफॉर्म पॉलिसी का अभाव रहा, और विधायी शक्तियों का अभाव और अनिश्चितता देखें तो कानून बनाने की सीमित शक्ति देखें तो एक्ट ने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स को कानून विनियमावली बनाने की शक्ति दी, लेकिन ये विनियमावलियां सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी। ये एक सीमित शक्ति थी, ठीक है। इस प्रावधान ने सुप्रीम कोर्ट को वास्तविक वीटो पावर दे दी थी। इस प्रावधान ने क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट को वास्तविक में वीटो पावर दे दी थी। यदि कोर्ट को लगता था कि कोई विनियमन अंग्रेजी कानून के विरुद्ध हुआ है या विरुद्ध है, तो वह उसे पंजीकृत करने से मना कर सकता था, जिससे कार्यपालिका की विधायी शक्ति पंगु हो गई थी, मतलब एक तरीके से ठप्प सी हो गई थी, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। इसमें सुधार के हिसाब से द्वारा कमियों का निवारण रेगुलेटिंग एक्ट की विफलता और विशेष रूप से पटना केस तथा काशिम बाजार केस जैसे मामलों में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच हुए गंभीर टकराव के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधित अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम मुख्य रूप से न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों को स्पष्ट करने पर केंद्रित था। कार्यपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका से मुक्ति हो गई कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कार्यपालिका यानी गवर्नर जनरल काउंसिल्स को सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण से मुक्त करना था, तो उसने कर दिया। सरकारी अधिकारियों की उनको उन्मुक्ति मिली या इम्यूनिटी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थी, वो कैसे थी, यह स्पष्ट किया गया था कि गवर्नर जनरल और काउंसिल्स के सदस्य अपने आधिकारिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है, यानी एग्जम्प्टेड है, ठीक है। उन्हें उनसे परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी जो गवर्नर थे वो अब जो न्यायपालिका थी ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं रह गए थे। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यही हुआ था, यही सुधार करे गए थे। इस प्रकार कंपनी के राजस्व संग्रहकर्ता या उनकी सहायता से करने वाले किसी भी व्यक्ति को राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। फिर इसका परिणाम क्या निकला कि परिणाम यह हुआ कि इसने कार्यपालिका को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के राजस्व और प्रशासन के कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने की स्वतंत्रता दी, और यह महत्वपूर्ण कदम था जिसने प्रशासन को मजबूती प्रदान करी है। महत्वपूर्ण कदम था जिसने क्या करा, प्रशासन को मजबूती प्रदान करी। गवर्नर जनरल को अपीलीय न्यायालय यानी अपीलीय जो कोर्ट का अधिकार दे दिया गया। प्रांतीय न्यायालयों यानी प्रोविंशियल जो कोर्ट्स थी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स को दिया गया, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। अगर कोई प्रोविंशियल कोर्ट्स थी उनके निर्णय के विरुद्ध अगर अपील सुनने का अधिकार सीधे किसे दे दिया गया था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स को दे दिया गया था, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाएंगे, ठीक है। ये हिसाब किताब रहा था। इस हिसाब किताब के बाद आप देखेंगे तो इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति सीमित हुई। इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति सीमित हुई और प्रशासन के भीतर ही एक अपीलीय तंत्र स्थापित हुआ। प्रशासन के भीतर ही क्या हुआ, एक अपीलीय तंत्र स्थापित हुआ,
न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र लागू होने का स्पष्टीकरण देखें तो एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया और भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में अंग्रेजी कानून के अनावश्यक हस्तक्षेप को भी रोका। ठीक है, अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण देखें तो अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता के सभी निवासियों तक सीमित कर दिया गया। हालांकि कलकत्ता के निवासियों को परिभाषित करने में भी कुछ समस्याएं थी, लेकिन यह पिछले व्यापक क्षेत्राधिकार से क्या था, बेहतर था। भारतीयों के मामलों में लागू कानून क्या थे, एप्लीकेबल लॉ क्या थे, भारतीयों के मैटर में जो होंगे, तो यह अधिनियम ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यह घोषणा की कि भारतीयों के व्यक्तिगत मामलों जैसे विरासत, उत्तराधिकार, विवाह, धार्मिक संस्थाएं का निर्णय करते समय हिंदू पर उनके हिंदू कानून और मुसलमानों पर उनके मुस्लिम कानून को ही लागू किया जाएगा। कानूनी महत्व यह रहेगा कि इस प्रावधान ने पहली बार ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली में भारतीय कानूनों और रीति रिवाजों को मान्यता दी। ठीक है, जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आज के टाइम पे आप लोग पढ़ते हैं, इसने अंग्रेजी कॉमन लॉ और आंख बंद करके लागू होने पर रोक लगाई और व्यक्तिगत विधियों यानी पर्सनल लॉस की अवधारणा को क्या करा, मजबूत किया, जो आज भी भारतीय कानूनी प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। विधायी शक्ति का सुदृढ़ीकरण देखें तो सुप्रीम कोर्ट के पंजीकरण की बाध्यता समाप्त हो गई कि एक्ट ने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम और अध्यादेश या रूल्स या ऑर्डिनेंसेस या रेगुलेशंस बनाने की शक्ति दी। सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह था कि इन विनियमनों को अब सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत रजिस्टर करना आवश्यक नहीं था। ठीक है, और परिणाम आखिरी में यह निकला इसका कि इस प्रावधान ने कार्यपालिका को विधायी मामलों में सर्वोच्च बना दिया और सुप्रीम कोर्ट को के वीटो पावर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यह भारत में विधायी संप्रभुता लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। निष्कर्ष और कानूनी महत्व देखें, कंक्लूजन, लीगल सिग्निफिकेंस। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मुख्य कमियों यानी विशेषकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के टकराव को सफलतापूर्वक दूर किया। इसने अंग्रेजी कानून के कठोर और अंधाधुंध अनुप्रयोग को समाप्त कर दिया, जिससे भारतीयों के व्यक्तिगत मामलों में उनके स्वयं के कानूनों को प्राथमिकता मिली। यह आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली में व्यक्तिगत कानूनों के संरक्षण की नींव थी। इसने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स को न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त करके शक्तिशाली और स्वतंत्र कार्यपालिका के रूप में स्थापित किया। इसने राजस्व और प्रशासनिक दक्षता को भी सुधारा। तो संक्षेप में बोले तो बोलेंगे हम लोग, संक्षेप में अगर बोले संक्षेप में संक्षेप में 1773 का एक्ट एक सफल प्रयोग से ज्यादा एक सैद्धांतिक शुरुआत थी, जिसने पहली बार शक्ति के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को कंपनी के प्रशासन में लागू करने की कोशिश की। लेकिन इसे 1781 के एक्ट ने अधिक व्यावहारिक और कार्यात्मक स्वरूप प्रदान किया। 1781 का एक्ट वह आधार बना जिस पर बाद में पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 और भविष्य के चार्टर एक्ट्स ने भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था को और क्या कर दिया, मजबूत किया। तो ये जो एक्ट्स बनाए गए थे वो भारत में पकड़ मजबूत करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर काउंसिल्स के बीच में कैसे आप सेपरेशन ऑफ पावर करेंगे, किसका क्या अधिकार रहेगा, कौन किसमें हस्तक्षेप कर पाएगा, इन सब के लिए बनाए गए थे। और जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उसमें विफल रहा तब उसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 वाला, जिसमें सुधार करने के लिए बुलाया गया था कि जिसमें आपसे सुप्रीम कोर्ट से वीटो पावर छीन ली गई थी और गवर्नर काउंसिल जो प्रोविंशियल कोर्ट होती है वो सीधे अपीलीय कोर्ट में जो अपील होंगी वो सीधे गवर्नर काउंसिल सुनते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैंने समझाया, और नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड चला के तो वीडियो को देखना है और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।